तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी 2025 है। उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रबंधकीय कौशल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू को हम लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज जो नंबर लगा है वो है आपका प्रबंधकीय कौशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले सभी सब्जेक्ट के दो दो प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, उसमें आपको ये सारी वीडियो एक साथ में मिल जाएंगी। जो प्रबंधकीय कौशल है वो आपका 45 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। और आज हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 26, 27 और 28 में, इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने एक साथ में आज यहाँ पर कवर किया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जैक्ट कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो सब आप तक सही समय पर पहुंच सकें। सामने नोटिफिकेशन बेल भी आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब के सामने, उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है जिससे कि आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। चलिए देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट का नोट्स लेते हैं तो आपको 39 रुपये में एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलने वाला है। अगर आप चारों सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ में लेते हैं तो मात्र 128 रुपये में आपको ये चारों नोट्स एक साथ में मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो नोट्स इनको तैयार किया है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। नंबर है 7052547003। ठीक है, नीचे आपको बता भी देंगे कि कैसे आप नोट्स ले सकते हैं। ये जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, घर पर नहीं भेजे जाएंगे आपके। ठीक है, ये अच्छे से सुन लीजिए, घर पर आपको नोट्स नहीं भेजे जाएंगे, व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजे अलग अलग एकेडमी के कि सर हमने पैसे जमा कर दिए 799, 899 और नोट्स हमारे घर तक नहीं आए हैं अभी तक, या फिर किताबें हमारे घर तक नहीं आई हैं। तो वो किताबें कहीं बीच में ही रह जाती हैं या फिर लोग भेजते नहीं हैं। तो घर भेजने का सिस्टम ही हमने खत्म कर दिया है। आप तुरंत अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए और तुरंत अपने नोट्स लीजिए व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, इसीलिए सबसे सस्ते और सबसे अच्छे नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये ऐसे नोट्स हैं जिनको आप एक महीने के अंदर जो है आसानी के साथ में 2 से 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं और आसानी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। और अभी आपके एग्जाम में 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को, ये नोट्स मंगा करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है चारों सब्जेक्ट को। और डेली हम प्रैक्टिस सेट जो लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर, यहाँ से आपको अपना प्रैक्टिस बनाए रखना है। ठीक है, तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने जाएंगे। और 101% जो 660 सीटें निकली हैं इनमें एक सीट आप जरूर अपनी पक्की करेंगे। सर नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है तो वो आपको बता देते हैं। नोट्स में आपको जो 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य जो कि 55 नंबर का आएगा, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य को हमने कवर किया है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान, ये आपका 55 नंबर का आने वाला है। इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर भी रहेगा, तो इसको भी हमने एक साथ में कवर किया है। मैथ रहेगी, रीजनिंग, कंप्यूटर, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग जो एक्ट वगैरह हैं इन सबको कवर करेंगे। साथ ही साथ में बायोलॉजी की एक अलग से हम आपको नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। बायोलॉजी से केवल 2 चैप्टर आपके आने वाले हैं जिनमें एक आपका श्वसन तंत्र है और एक पाचन तंत्र है। ठीक है, तो ये दोनों आप बायोलॉजी के नोट्स से कवर कर लेंगे। उसमें बाकी पूरा बायोलॉजी का चैप्टर दिया गया है जो आपके अन्य एग्जाम में भी काम आएगा। समय रहे तो पूरा पढ़िए, नहीं तो ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, इसका भी कंप्लीट नोट्स आपको हम देने वाले हैं। जो भी सिलेबस आपका दिया गया है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को इसी में हो रही है, इसका भी संपूर्ण नोट्स हम आपको देने वाले हैं। एक एक चैप्टर को जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको हमने कवर किया है। कुल मिलाकर के 18 पीडीएफ आपको हम देने वाले हैं। इन 18 पीडीएफ में ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। पीडीएफ आपको देखने में 18 लग रही हैं, लेकिन हर एक पीडीएफ में 100 से ज़्यादा पेज हैं, तो लगभग 1800 से 1900 पेज आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग प्राप्त कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र 128 रुपये का पेमेंट करना है। साथ ही साथ में नीचे लिख देना है महिला सुपरवाइजर नोट्स, और उस स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको जो PDF नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है, और ये 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपको पूरा समझाएंगे कि प्रसार शिक्षा होता क्या है। पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 है ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि या फिर इच्छा। तो प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ध्यान आकर्षण। चलिए देखते हैं प्रसार शिक्षा होता क्या है। देखिए, तो लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। अब ये ध्यान आकर्षण क्या है, तो प्रसार शिक्षण में पहला चरण लोगों को नए विचारों और प्रथाओं के बारे में जागरूक करना है। इसे ही हम ध्यान आकर्षण या फिर अवधान कहते हैं। ध्यान आकर्षण को ही अवधान कहा जाता है। देखिए प्रसार शिक्षा क्या होता है, आप थोड़ा सा सिंपल समझिए। आपके स्कूल, जो अभी आपका गाँव है, आपके गाँव में अगर कोई बालक स्कूल जाता होगा तो सुबह सुबह आप देखते होंगे कि आपके स्कूल जो है उसको लेने के लिए गाड़ी आती होगी। ठीक है ना, उस गाड़ी पर एक भोंपू लगा रहता है, ऊपर लाउड स्पीकर लगा रहता है, जो बोलता रहता है भैया हमारे स्कूल में ये सुविधा है, ये व्यवस्था है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये क्या कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षण कर रहा है। ठीक है ना, और इसी को हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे जिससे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कहते हैं ध्यान आकर्षण। ठीक है, प्रसार शिक्षा के बारे में समझ गए। लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो पहला काम किया जाता है उसे हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है असमंजस, जिसे हम सस्पेंस कहते हैं, यह किसकी विशेषता है। यह भी आपका 26 मार्च 2017 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है कि असमंजस जो होता है, सस्पेंस जो होता है, वह किसकी विशेषता है। दंड चित्र की, चित्रात्मक संचित्र की, उत्सुकताजनक संचित्र की, या फिर इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उत्सुकताजनक जो संचित्र होता है यह जो है असमंजस की विशेषता होता है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दें कि ये होता क्या है उत्सुकताजनक संचित्र। चलिए पहले आपको वो लैंग्वेज बताते हैं जो आपके एग्जाम में दी गई है, फिर सिंपल लैंग्वेज में भी समझाते हैं। उत्सुकताजनक संचित्र, जिसे प्रगतिशील प्रकृतिकरण संचित्र के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार का आंकड़ा दृष्टिकरण है जो उपयोगकर्ता द्वारा संचित्र के साथ अंतःक्रिया करने पर धीरे धीरे जानकारी प्रकट करता है। इसमें एक ही बार में जानकारी नहीं दी जाती है। ये थोड़ी सी हो गई क्रिटिकल लैंग्वेज। अब आप समझिए इसको सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो आपका असमंजस यानी सस्पेंस है, ये किसकी विशेषता। देखिए ये उत्सुकताजनक संचित्र की विशेषता है। वो उत्सुकताजनक संचित्र होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पहली बार में ही आपको अपनी सारी जानकारी, जितना भी उसका बायोडेटा है, वो अगर आपको पहली बार में ही बता देगा तो आपकी उत्सुकता उसके प्रति समाप्त हो जाएगी, यानी जो सस्पेंस होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में धीरे धीरे आपको जानकारी देता है। इससे आपकी जो उत्सुकता है वो बनी रहती है। तो जो असमंजस है, सस्पेंस है, ये उत्सुकताजनक संचित्र की विशेषता होती है। ठीक है, सारी चीजें आपके समझ में आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, जिससे कि हम और नई नई वीडियो और नए नए तरीके से आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो उत्सुकताजनक संचित्र क्या होता है प्रबंधन में, उम्मीद करते हैं सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या है। यानी जो संचार की परिभाषा हमको दी गई है, अब ये संचार की परिभाषा क्या होती है, ये हमने अपने PDF नोट्स में आपको बताया है प्रबंधन वाले में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, ये भी आपका 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है संचार अधिकांशतः शाब्दिक यानी कि मौखिक होता है। संचार अधिकांशतः लिखित होता है। अधिकांश संचार ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की ओर होते हैं, या फिर संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। क्या इसका अर्थ होगा, संचार की परिभाषा का एग्जैक्ट अर्थ आपसे पूछा गया है कि संचार किसे कहते हैं। आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी संचार करने के लिए समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि आखिर व्यक्ति क्या रहा है, तो ये तीनों चीज़ें आपके किसी भी मतलब की नहीं रह जाएंगी। आइए देख लेते हैं।
तो परिभाषा के अनुसार संप्रेषण या संचार, संचार को ही संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। संप्रेषण या संचार दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। संप्रेषण या संचार किसे कहते हैं? तो जब दो व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो हम इसे संप्रेषण कहते हैं। लेकिन इस आदान प्रदान में दोनों एक दूसरों की बातों को समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये बातों को समझ ही नहीं पाएंगे तो ये बता ही नहीं पाएंगे भाई हम लोगों ने क्या संचार किया है, किसके बारे में हम लोगों ने अपना जो है वादा किया है या फिर कोई बात कही है, किसके बारे में कही है। तो समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है एक संचार के अंतर्गत। प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषित किए जा रहे संदेश की समझ होनी चाहिए। अगर कोई भी बात आप दूसरे को कह रहे हैं तो सामने वाले के समझ में वो चीज़ें आना चाहिए। जैसे कि आप एक नेता हैं, यहाँ से आप भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर इन लोगों के समझ में, जो श्रोता हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है तो आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी प्रभावी संप्रेषण के लिए आपकी बातें इनके समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ये आपका प्रभावी संप्रेषण को प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर हमारी बातें आपके समझ में आ रही हैं तो हाँ ये प्रभावी संप्रेषण है, हमारी बातें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो ये अप्रभावी संप्रेषण होगा। और जो मैनेजमेंट है, जो आपका प्रबंधकीय कौशल है, ये थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। पटवारी जिन लोगों ने दिया होगा तो पटवारी में पढ़ा होगा, उससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो इसको समझने के लिए सिंपल भाषा का यूज होना चाहिए। अगर किताबी भाषा आपको पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो किताबी भाषा हमने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन समझाएंगे आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो रोजमर्रा की हम बातचीत करते हैं उस भाषा में आपको हम समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 27 मार्च को पूछा गया है। 27 मार्च 2017 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में। कौन सा समूह विधि यानी कि कानून द्वारा बनता है? ऐसा इनमें से कौन सा समूह है जो कानून के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? विवाह, सगाई, पूजा पाठ या फिर उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विवाह। विवाह अगर आप करते हैं तो ये सामाजिक के साथ साथ एक कानूनी भी आपका अधिकार होता है। अगर आपने शादी की है तो अगर मान लीजिए भगवान न करे या फिर किसी का अगर डाइवोर्स होता है तो उसमें कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कानूनी तौर पर जो है अदालत में जाते हैं, फिर डाइवोर्स का सिस्टम होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग शादी भी करते हैं तो अदालत में जाते हैं, वो उनका अलग सिस्टम है, लेकिन यह सामाजिक के साथ साथ एक कानूनी अधिकार भी होता है। बाकी सगाई करने के लिए आपको किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है कि सगाई कर रहे हैं तो पहले थाने में जाकर बोलेंगे भैया हम सगाई कर रहे हैं, हमारा एक नोट शीट बना दीजिए, तो ऐसा तो नहीं करते हैं। अगर आप घर पर पूजा पाठ रख रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ रखने से पहले थाने जाकर के आपकी परमिशन लीजिए, तो ये सब तो नहीं होता है। ये थाने जाने का या फिर जो कानूनन प्रतिबंध है वो आपका विवाह में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, हमने अपने मन से नहीं बनाया है, ठीक है। किसी के पास में प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो वो 27 मार्च 2017 शिफ्ट 1 का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो विवाह दो लोगों के बीच का एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है। यानी कि दो लोग मिलते हैं, लेकिन कैसे? कानूनी रूप से, जिन्होंने पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए अनुबंध किया है। अनुबंध का मतलब होता है कि उन्होंने एक मतलब पैक्ट साइन किया है कानूनी रूप से कि हाँ हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। यह एक सामाजिक और कानूनी अनुबंध है जिसमें कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं दोनों लोगों के। पति के भी दायित्व और अधिकार होते हैं और पत्नी के भी दायित्व और अधिकार होते हैं, और दोनों कानूनी रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सामाजिक के साथ साथ में कानूनी रूप से भी जुड़े रहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, समान पूर्वज मूल होने को हम क्या कहते हैं? यानी कि दो लोगों के पूर्वज अगर समान है तो इसको हम क्या कहते हैं? 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। विद्यालय कहते हैं, आस पड़ोस कहते हैं, संगोत्रता कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों के पूर्वज समान होते हैं वो संगोत्रता का अर्थ होता है, यानी इन लोगों के गोत्र समान है। भैया तुम्हारा कौन सा गोत्र है, तुम्हारा कौन सा गोत्र है। समान गोत्र वाले कभी शादी ब्याह नहीं करेंगे, क्यों? समान गोत्र वाले जो होते हैं वो भाई बहन चाचा चाची या फिर रिलेशन में होते हैं, इसलिए इनकी शादी नहीं होती है समान गोत्र वालों की, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संगोत्रता कहते हैं। अब चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, संगोत्रता होती क्या है। संगोत्रता उन व्यक्तियों के बीच संबंध को संदर्भित करता है जिनके पूर्वज समान थे। यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे आपका पूर्वज मान लीजिए तोमर ठाकुर में होता है ना, कि तोमर लोग जो है तोमर से शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज समान हैं। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं अन्य कई पारिवारिक रिश्ते शामिल होते हैं जिनके गोत्र समान होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देना है, जिनका भी चाहते हैं आपकी सिलेक्शन हो जाए, या फिर जो लोग भी परेशान हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के पास में आपको सेंड कर देना है, या जिसको भी मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है, उनके पास भी आपको सेंड कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 28 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में यह आपके पूछा गया है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी डिटेल आपको पीडीएफ में बता रखे हैं। पूरी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं कब चालू हुई, कब समाप्त हुई, कितनी इनकी जो है लक्ष्य था, कितनी लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बता रखा है। पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो लोग पीडीएफ नोट्स पढ़ करके आए होंगे, देखिए तुरंत इसका आंसर देने वाले हैं। तो ऑप्शन देखें, 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1953, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, या फिर 1954 से 1957। कब तक थी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक इसकी अवधि रही थी। देखिए, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और 31 मार्च 1956 को समाप्त हो गई थी। यह योजना मुख्यतः कृषि आधारित योजना थी। शुरुआत में जब योजना आयोग बनाया गया था, तो यही बोला गया था, भैया कैसे भी पेट पूजा होनी चाहिए, पेट हमारा भरना चाहिए। अभी तो हमारे पास में पेट भरने के ही पैसे नहीं हैं, तो कृषि पर आधारित पहली योजना थी। जब हमारा पेट भर गया, तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित योजना थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 26 मार्च को योजनाओं से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक ही एग्जाम में योजनाओं से 3 प्रश्न एक ही शिफ्ट में। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? चौधरी चरण सिंह ने, पीसी महालनोबिस ने, फजल अली ने, या फिर हृदयनाथ कुंजरू ने? किसने बनाई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? आइए देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीसी महालनोबिस के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। आइए देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध संख्याविद और अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 की रूपरेखा तैयार की थी। ये डेट भी एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, और ये हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं बार बार बताना पड़े, भाई 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के लिए 5 साल के लिए यह योजना चलाई गई थी। लगभग लगभग जो योजनाएं थी वो 5 साल के लिए ही थी, लेकिन बीच में 66 से लेकर के 1966 से 1969 तक 3 साल के लिए योजनाएं चलाई गई थी, जिसे हम रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना कहते हैं। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है, यानी फीस आवश्यक रहती है? कौन सा ऐसा समूह है? 27 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से आप खुद बताइए कहां पर आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विद्यालय में आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो विद्यालय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें भाग लेने के लिए आपको शुल्क की आवश्यकता पड़ती है। अब सरकारी विद्यालय इसमें जो है एक एक्सेप्शन हो जाएगा, मतलब कि सरकारी विद्यालयों में आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। देखिए, एक सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। सामाजिक समूह का अर्थ है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तियों का सामाजिक समूह, अब ये क्या करते हैं, एक सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, यानी कि 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी, तो सामान्य विशेषता है। तो ये सब लोग एक साथ में जब रहेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। और निरंतर सामाजिक अंतरक्रिया में संलग्न रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते रहते हैं। किसी को दूसरे से जरूरत पड़ती है, किसी को उनसे जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। और विद्यालय भी आपका एक सामाजिक समूह के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वहाँ पर भी जितने विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ने जाते हैं, सबकी सामान्य विशेषता होती है कि सबके 2 आँख होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब ड्रेस पहन के जाते हैं, जूता मोजा पहन के जाते हैं, बैग लेकर के जाते हैं। ठीक है ना, तो विद्यालय सामान्यतः नामांकन और विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के लिए शुल्क लेते हैं, आपसे फीस चार्ज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? 28 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। महालनोबिस के द्वारा, केवी थॉमस के द्वारा, डी धर के द्वारा, या फिर बाघेला के द्वारा? किसके द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी धर के द्वारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। आइए इसका टाइम देख लेते हैं। देखिए, तो इनका पूरा नाम था डी धर, यानी कि धर कुमार धर, जिन्हें सामान्यतः डी धर के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की योजना और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक 5 वर्षों के लिए चालू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए बीच में बता दे रहे हैं। अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करिए पहले वीडियो को। शेयर कर दीजिए, थोड़ी देर रुक करके शेयर कर दीजिए सभी के पास में, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी श्रद्धा है, जहाँ पर आपकी श्रद्धा आपका मन है, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि सारी क्लासेज आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। और जो लोग वो ले चुके हैं, मतलब कि नोट्स ले चुके हैं, उन लोगों के लिए विशेष जानकारी है। जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है, मान लीजिए बीच में हम कोई अन्य पीडीएफ नोट्स तैयार करते हैं, एक दो पीडीएफ बीच में आपको मिलेंगी, तो ये नोट्स आपको उन लोगों को ही शेयर किए जाएंगे जिन लोगों ने अभी 128 रुपये वाला कंप्लीट नोट्स चारों सब्जेक्ट के लिए हैं। जैसे कि एक्ट के ऊपर एक हम विशेष पीडीएफ तैयार करने वाले हैं, जिसमें केवल केवल सारे एक्ट रहेंगे, सारे अधिनियम रहेंगे, ठीक है ना। तो वो पीडीएफ उन लोगों को ही दी जाएगी जिन लोगों ने 128, या फिर ऑफर में जब 1 जनवरी को 108 रुपये का था, जिन लोगों ने मतलब कि हमारी पीडीएफ ले रखी है, उनको ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो डेली क्लास आप देखिए, कभी भी आपको क्लास में आकर हम बता सकते हैं कि भाई आप लोग अपना अपना नोट्स ले लीजिए जिन लोगों ने पेमेंट कर रखा है, ठीक है। तो डेली क्लास लीजिएगा। देखिए, किस संप्रेषण को अपुष्ट या फिर ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहते हैं। अब ये दिमाग में ही नहीं आएगा, ये संप्रेषण ग्रेप वाइन क्या होता है, अपुष्ट क्या होता है ना। तो हम किस लिए बैठे, हम समझाएंगे ना आपको। 26 मार्च 2017 को आया हुआ प्रश्न है। तो किसको हम ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं, औपचारिक को, अनौपचारिक को, पार्श्विक को, या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण को हम ग्रेप वाइन या फिर अपुष्ट संप्रेषण कहते हैं। इसी तरह कठिन कठिन आपको शब्द मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे पढ़े होंगे और डेली क्लास लिए होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, तो संप्रेषण मैंने बता रखा है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। लेकिन अपुष्ट संप्रेषण क्या है, देखिए। तो अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे हम अपुष्ट संप्रेषण के रूप में जानते हैं, एक प्रकार का संप्रेषण है जो संस्था द्वारा स्थापित औपचारिकता का पालन किए बिना किया जाता है, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी का इसमें पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में जो संप्रेषण किया जाए उसे हम अपुष्ट संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि यार दोस्तों का संप्रेषण। यार दोस्त क्या होते हैं, मान लीजिए आप किसी अपने जिगरी दोस्त के पास फ़ोन लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे फ़ोन लगाते ही, हेलो नमस्कार, मैं अतुल शुक्ला बोल रहा हूँ, बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। ये क्या होता है, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये अपने दोस्तों के साथ में आप नहीं करेंगे। दोस्त के पास फ़ोन लगाए, बोले और क्या हो रहा है, क्या कर रहा है भाई, कहाँ चल रहा है क्या, ऐसे बात करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। इसी को अपुष्ट संप्रेषण कहा जाता है, जिसमें औपचारिकता का कोई स्थान नहीं रहता है, अनौपचारिकता से काम चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो निवेदन है सभी बहनों से, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, समूह भिन्न व्यक्तियों का या फिर की क्या होता है, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों का समूह क्या कहते हैं। अगर भिन्न भिन्न व्यक्ति एक साथ में इकट्ठे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं। ये आपका 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। उसे हम इकाई कहते हैं, परंपरा कहते हैं, कौशल कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उसे हम इकाई कहते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। यानी कि जब अलग अलग व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। देखिए, तो समूह भिन्न भिन्न व्यक्तित्व की एक बड़ी इकाई होती है। समूह में अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग एक साथ इकाई में रहते हैं। यानी कि देखिए, सामाजिक समूह की बात नहीं हो रही, सामाजिक समूह में एक जैसे लोग रहेंगे, लेकिन केवल समूह की बात की जा रही है। इसमें अलग अलग व्यक्तित्व वाले अलग अलग लोग मिलकर के रहते हैं। जैसे कि किसी ऑफिस का जो समूह होता है उसे हम समूह कहते हैं, सामाजिक समूह नहीं कहते हैं। क्योंकि ऑफिस में या फिर किसी क्रिकेट स्टेडियम में अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग, मान लीजिए इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा है तो यहाँ पर इंग्लैंड के लोग भी होंगे, इंडिया के भी लोग होंगे, बीच वाली अदर कंट्री के भी लोग होंगे। इसे हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, इसे हम केवल समूह कहेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग व्यक्तित्वों के लोग एक साथ में हैं, ठीक है। सामाजिक समूह में एक जैसे लोग एक साथ में रहते हैं, जैसे कि हिंदू हिंदू लोग हो गए, मुस्लिम मुस्लिम लोग हो गए, तो ये सब लोग क्या होंगे, सामाजिक समूह के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेतृत्व की कौन सी शैली लोकतांत्रिक शैली में निहित होती है। अब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है जानते हैं। अपना भारत देश, जो अपना भारत देश काम कर रहा है वो लोकतांत्रिक शैली के ऊपर ही काम कर रहा है। यानी कि चुनाव होते हैं, सब लोग भाग लेते हैं, सब लोग वोटिंग करते हैं, सब लोग चुनते हैं, इसे हम लोकतांत्रिक शैली कहते हैं। 25 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आइए इसके ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन है, इसे हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, प्राधिकरण का केंद्रीकरण कहते हैं, प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण कहते हैं, या फिर एक तरफा संचार कहते हैं। बताइए लोकतांत्रिक शैली को क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण ही लोकतांत्रिक शैली कहलाता है। अब ये विकेंद्रीकरण क्या होता है सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। तो आइए समझा देते हैं।
प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक नेतृत्व की प्रमुख विशेषता होती है। कहीं पर आपको लोकतांत्रिक नेतृत्व दिख रहा है तो वह प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण होगा। अब विकेंद्रीकरण का अर्थ है एक नेता के साथ साथ समूह के सदस्यों को भी निर्णय लेने का अधिकार होता है। जैसे कि भारत में संसद है, ठीक है ना, इसमें किसी की नहीं चलती है। संसद में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठते हैं, फिर बिल पास कराया जाता है, सबकी सहमति इस बिल पर होती है, तभी वो बिल जाकर के कानून बनता है। तो अपने भारत में क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। किसी एक का एक छत्र शासन नहीं है, सब लोग मिलकर के फैसला लेते हैं, फिर जो एक मुखिया होता है वो उस फैसले पर केवल मुहर लगा देता है। फैसला इन सब का होगा, मुहर लगाने का काम राष्ट्रपति करता है, आप सबको पता है, ठीक है। इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण समझ गए। और केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण में केवल मान लीजिए एक छत्र शासन जो कर रहा हो, जैसे कि हिटलर करता था, तो वो केंद्रीकरण होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है, यह किस चीज को दर्शाता है। कोई भाषण दे रहा है, कोई अपनी बातें बता रहा है तो ईमानदारी से बताएगा, इसको हम क्या कहते हैं। 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2। धैर्य कहते हैं, सेवकत्व कहते हैं, सत्यनिष्ठा कहते हैं, या फिर कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसे हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। कोई भी नेतृत्वकर्ता अपने बारे में ईमानदार है तो इसे हम क्या कहेंगे, सत्यनिष्ठा कहेंगे। देखिए, नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है, यह उसकी सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। अगर ईमानदार नेता है तो हम कहेंगे भाई बड़ा सत्यनिष्ठ नेता है, बहुत अच्छा नेता है, ठीक है ना। सत्यनिष्ठा ईमानदार और निष्पक्ष होने का एक गुण है और यह एक नेता के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक होता है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। 14 नंबर है, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को क्या कहते हैं। यानी जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके टॉप लेवल तक आप पहुंच गए तो इसे हम क्या कहते हैं। स्वानुभूति की आवश्यकता कहेंगे, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या फिर सामाजिक आवश्यकता, बताइए इसे हम क्या कहेंगे। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे हम स्वानुभूति की आवश्यकता कहते हैं। स्वानुभूति। अब कोई आपसे कहे सर ये स्वानुभूति क्या होती है, समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो आइए समझा देते हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने और जो हो सकता है वह सर्वश्रेष्ठ प्रकट करने की इच्छा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वानुभूति की इच्छा कहते हैं। यानी कि जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जितनी आपने तैयारी की है 28 तारीख तक जितनी आपने तैयारी की है उसका सर्वश्रेष्ठ आपको देना है, इसे हम स्वानुभूति की आवश्यकता कहते हैं। जब आप स्वानुभूति की आवश्यकता से कार्य करेंगे तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। और उसके लिए जरूरी क्या है कि नोट्स मंगा करके अपनी पूरी दम लगा करके नोट्स को तैयार कीजिए। अगर आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं तो आसानी के साथ में आप 15 दिन के अंदर उस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम से पहले पहले 2 से 3 बार रिवीजन भी कर सकते हैं। और डेली हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। उसके बाद में 28 तारीख से जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो डेली एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको एक साथ में मिलने वाला है इस चैनल पर। देखिए, अब क्वेश्चन है, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घोतक है। यानी कि जो साझा भाषा होती है वो किस सामाजिक समूह को दर्शाती है। 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। राजनीतिक समूह को, पारिवारिक समूह को, क्लब को, या फिर भीड़ को। बताइए साझा भाषा कहाँ पर बोलने को मिलती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो साझा भाषा है वो परिवार को दर्शाती है। आइए समझते हैं। साझा भाषा एक महत्वपूर्ण घटक है जो परिवार के सदस्यों को एक साथ मिलाती है, एक संगठन बनाती है। परिवार में अगर आप बात करें तो परिवार में आप किस तरह से बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है। टीकमगढ़ की लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है ना। अपने घर में आप बात कर रहे हैं तो अलग बात करेंगे, ओ लला इते आ जा, ओ लला बीते बैठ जा, ऐसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस में गए हैं तो ऐसे थोड़ी बात करेंगे। आप कहें सर कृपया यहाँ पर बैठ जाइए, कृपया वहाँ पर बैठ जाइए। तो ये जो साझा भाषा है वो साझा भाषा एक परिवार को दर्शाती है, जबकि जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी कि जो औपचारिक भाषा होती है, वो आपके ऑफिसों में बोली जाती है, आपके स्कूलों में बोली जाती है। लेकिन परिवार में आप एक साझा भाषा का प्रयोग करते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलिए, तो 15 प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। डिटेल में आपको समझा दिया। एक भाई का कल कमेंट आया था, सर 50 प्रश्न करा दिया करिए। 50 प्रश्न कराएंगे तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, ना आपके कुछ समझ में आएगा और ना हमारे पास में इतना समय बचेगा कि हम अगली वीडियो की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो 15-15 का आपको हम डेली क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन डिटेल में समझा रहे हैं। ये 15 प्रश्न आपके 50 प्रश्नों के बराबर रहेंगे, इतना डिटेल में आपको हम नॉलेज दे रहे हैं। अभी हम 50 क्वेश्चन कराने लगे तो हम सिर्फ इतना करा पाएंगे। बताइए इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। बताइए इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। टिक मार्क वाला जो होता है वो काम होता है 50 प्रश्नों में। ऐसा हम नहीं कर सकते भाई, हम आपको डिटेल में ही समझाएंगे।
जब एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, मैराथन कराएंगे 100-100, 150-150 प्रश्नों की, तब आपका हम इसमें रिवीजन वाले में हम डेली आपको जल्दी-जल्दी करा देंगे, क्योंकि पहले से आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, नोट्स भी आप कवर कर चुके हैं, एमसीक्यू भी कवर कर चुके हैं। अब मैराथन में आपको केवल एक रिवीजन टाइप का हम करा देंगे 150-200 प्रश्नों का हर एग्ज़ाम के, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने नोट्स तुरंत की तुरंत मंगा लीजिए। 3 स्टेप में आपको नोट्स मिल जाएँगे। सबसे अच्छा वे यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है। ना तो आपके पास में ज़्यादा बात करने का समय है, और ना हमारी टीम के पास में ज़्यादा बात करने का समय है। आपको कुछ खास करना नहीं है। ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है? इस पर तुरंत 128 का पेमेंट कीजिए, और उस 128 के पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर महिला सुपरवाइजर नोट्स लिख करके सेंड कर दीजिए। या नॉर्मली आप 128 का भी पेमेंट अगर सीधे सेंड कर दें, कुछ नहीं लिखेंगे, तब भी हम आपको तुरंत की तुरंत महिला सुपरवाइजर के नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है? बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत नोट्स मिल जाएंगे, जैसे राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी के कुछ नोट्स वहाँ पर डले हुए हैं, वो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट में। कल आपका शायद नंबर है किसका? बाल विकास का नंबर होगा शायद, ठीक है ना? जो बालक देखभाल है, कल उसका नंबर है, तो कल हम उसको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में, और अपने नोट्स से तुरंत की तुरंत मंगा लेना। थोड़ा बहुत समय लग जाए तो परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है ना? आधे घंटे में आपके अंदर आपके पास में नोट्स से तुरंत पहुँच जाएंगे। जैसे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस टाइम पर सभी नेट वगैरह सब कुछ बंद है, ठीक है ना? तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना। जैसे रिकॉर्डिंग समाप्त होगी, तुरंत आपको हम नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।